Okay. Good afternoon, everyone. Yeah. Think you all are listening me. I am going to start my today's topic, that is isopolyacids and heteropolyacids. As we earlier discussed about this topic in the last lecture about isopolyacids and heteropolyacids. These are basically inorganic acidic compounds. बेसिकली ये आइसोपोली एसिड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स और एनायंस ऑफ द सेम टाइप, जो कि सेम टाइप ऑफ एनायंस या एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगर वो एनायंस से मिलकर बने हुए हैं तो उन्हें हम आइसोपोली एनायंस बोलेंगे, और अगर वो सेम टाइप के एसिड से मिलकर बने होते हैं तो उनको आइसोपोली एसिड्स कहेंगे। In this process, water molecule is eliminated during the combination of two acids or anions. आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी मैंने कि इस प्रोसेस में आइसोपोली एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है या एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब दो सेम तरह के एसिड या दो सेम तरह के एनायन आपस में जब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो उनमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोपोली एसिड्स include isopolychromate, isopolymolybdate, isopolystungstate, isopolyvanadate, and isopolyneobates। कुछ तरह के ही एसिड्स ऐसे होते हैं जो आइसोपोली एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें से तीन चार मैंने नाम आपको बता दिए, जिसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा मेटल इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आइसोपोली एसिड्स ऑफ मॉलिब्डेनम फॉर्म्स। मॉलिब्डेनम के आइसोपोली एसिड्स आपके सिलेबस में भी है। और when molybdenum trioxide is dissolved in aqueous sodium hydroxide, ध्यान से समझना, आइसोपोली एसिड्स ऑफ मॉलिब्डेनम कैसे बनता है। मॉलिब्डेनम मेटल जब यूज किया जाए तो आइसोपोली एसिड्स कैसे बनेगा उससे, जब मॉलिब्डेनम का ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं पूछा। जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड अगर एसिडिक है तो उसके पास H प्लस देने की क्षमता है तभी वो एसिडिक होगा। क्योंकि जब आपने एसिडिक और बेसिक का डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा बहुत स्टार्टिंग में ही, तो आपको बताया गया होगा कि कुछ तरह के कुछ ऐसे भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो लेविस एसिड कहे जाते हैं, जैसे कि BF3, Al2O3, सिलिका, ये सब एसिडिक कंपाउंड्स हैं। इनको भी, ये सारे ऑक्साइड्स हैं जिनका एसिडिक नेचर होता है। इसी तरीके से मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड भी एक एसिड है, डिसॉल्व्ड इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो जब बेस। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है देन ये आइसोपोली एसिड्स ऑफ मॉलिब्डेनम प्राप्त होता है। इट कैन फॉर्म डाइमॉलिब्डेट, ट्राइमॉलिब्डेट, टेट्रामॉलिब्डेट, एक्सेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिब्डेनम मेटल यूज हो सकता है आइसोपोली एसिड बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। डाइमॉलिब एक डाई का देखिए, एक की तो कोई बात ही नहीं है, दो मिलेंगे तभी आइसोपोली एसिड कहा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जब एक एक तरह के दो एसिड मिल करके एसिडिक कंपाउंड बनाए। ध्यान से समझना, एक मॉलिब्डेनम का ट्राइऑक्साइड भी अपने आप में एसिड है, लेकिन जब उसी के दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो वो आइसोपोली एसिड कहलाता है, क्योंकि सेम तरह के मिले हुए हैं, सेम तरह के कॉम्बिनेशन के साथ वो एसिड फॉर्म हो रहा है, इसलिए वो आइसोपोली एसिड है। तो ये केवल दो ही नहीं मिल सकते हैं, ये तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ these these reactions that is involved in the formation of dimolybdate, trimolybdate and tetramolybdate। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, दो तीन चार,
जितने मॉलिक्यूल मिल करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपना और एसिड बनाते हैं, उसी हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। अगर 4 मिलके बनाएंगे तो टेट्रा कहा जाएगा, 3 मिलके बनाएंगे तो ट्राई कहा जाएगा। ओके, these yes, acids form from the combination of the basic unit। और ये कॉम्बाइन होते हैं। बेसिक यूनिट उनका क्या होता है, MOO6। यहाँ पे वो वाला बेसिक नहीं है, एसिडिक बेसिक वाला बेसिक नहीं है। यहाँ पे बेसिक का मतलब है आधार। मतलब उनका बेसिक यूनिट क्या होता है, उसका बेसिक नेचर तो ऑक्साइड है, एसिडिक है, लेकिन जो बेसिक यूनिट क्या होता है, MOO6। MOO6। no, sir. अच्छा, since this basic unit has an octahedral geometry, the isofolic acid compound formed via the combination of either the corners of the edges corners or edges of the octahedral unit। अब देखो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। ऑक्टाहेड्रल यूनिट जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, विस्पर Vesper theory. थ्योरी पढ़ाई थी जब मैंने, तो उसमें मैंने Yes, ma'am. बताया था कि कैसे टेट्राहेड्रल बनेगा, कैसे स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। इसी में ऑक्टाहेड्रल बताया था कि चार Yes, ma'am. चार कॉर्नर पे हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो। तो जी, चूंकि MO6O6 ऑक्सीजन 6 है, मेटल 1 है, जी, मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम बीच में रहेगा और चार चार ऑक्सीजन चारों तरफ से, एक ऊपर से एक नीचे से। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, since the basic unit has an octahedral geometry, the isofolic acidic compound जो isofolic acid बनाएगा, ये वो कैसे बनाएगा, combination of either the corners of the edges corners or edges of these octahedral units। या तो वो कॉर्नर से जुड़े होंगे या फिर उनके एजेस से। समझ में आ पा रही है बात मैं क्या कर रही हूँ, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा पूछ लेना, अभी मैं कन्वर्सेशन का टाइम दूंगी आप लोगों को। एजेस मतलब कि जो ऊपर से लेके नीचे तक एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है चारों के yes, लिए, और नीचे से भी 4 लाइनें खींची जाती हैं, वो एजेस होते हैं। और कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स आपको पता है इसके 6 कॉर्नर्स हैं। However, this combination that occurs through the corners causes repulsion between the molybdenum metal atoms, and this repulsion can be reduced using another metal other than molybdenum। अच्छा, अगर आइसो अगर एसिड बनाने में अगर मान लो सिर्फ मॉलिब्डेनम है, ऑकर थ्रू द कॉर्नर्स कॉजेज रिपल्शन बिटवीन MO मेटल। अगर इसके साथ दूसरा मेटल यूज होता है और अगर वो कॉर्नर से जुड़ता है तो रिपल्सन ज्यादा बनता है मॉलिब्डेनम और दूसरे मॉलिब्डेनम के मेटल के बीच। ये रिपल्सन कम होता है अगर हम मॉलिब्डेनम के अलावा कोई दूसरा मेटल लेते हैं। ओके, yes, ma'am. ये बता दिया मैंने आइसोपोली एसिड्स के बारे में। एक्चुअली ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैटर ऑनलाइन भी नहीं पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ चीज़ें किताबों में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है इनका, और इन है भी डिस्कशन तो दूसरे तरीके से बताया गया है, मतलब कहीं कहीं बीच बीच में आ जाता है चैप्टर में। तो इसको बड़ा छांट के मुझे नोट्स बनाना पड़ा है इसके लिए, लेकिन जितना मिला है मैटर मैंने उतना इसमें डालने की कोशिश की है। कोई बात नहीं। व्हाट आर हेट्रोपोली एसिड्स, सेम थिंग, हेट्रोपोली एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड, ये भी एसडी कंपाउंड्स होता है, एंड ये बनता है फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स और एनायंस ऑफ डिफरेंट टाइप। बस उसमें सेम होते हैं, इसमें डिफरेंट होता है। यूजुअली दीज एसिड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स विथ पर्टिकुलर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यही डिफरेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होते हैं विथ पर्टिकुलर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें एक मेटल भी होता है और एक नॉन मेटल भी होता है। These acids are very important as reusable catalyst in chemical reactions। इसका आखिर ये हेट्रोपोली एसिड्स, आइसोपोली एसिड्स क्यों बनाए क्यों जाते हैं भाई, आखिर इनका कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होना चाहिए लाइफ में, या केमिस्ट्री में हो चाहे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में हो, किसी भी तरीके से हो, बिना एप्लीकेशन की तो कोई भी चीज़ बेकार है। तो ये जो है इस तरह के एसिड्स एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं।
केमिकल रिएक्शंस में रीयूजेबल लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट अपने आप में इस बात को शो करता है कि कैटलिस्ट अपना काम किया और फिर हम उसको रिएक्शन से रिकवर कर रहे हैं, ऐसा ही कंपाउंड होता है। तो जनरली ये सारे जो कंपाउंड होते हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस में। दे हैव एप्लीकेशन एज बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो कंपाउंड्स हैं हेटेरोपोली एसिड्स और आइदर आल्सो आइसोपोली एसिड्स, इनके पास एप्लीकेशन होता है दोनों तरीके से, होमोजीनियस कैटालिसिस में भी यूज होते हैं और हेटेरोजीनियस में भी यूज होते हैं। अब ये क्या होता है भाई, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या है? होमोजीनियस कैटालिसिस ये है कि जिसमें रिएक्टेंट और सॉल्वेंट वो सब कुछ एक ही फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड हो तो सॉलिड हो, लिक्विड हो तो लिक्विड हो, वो होमोजीनियस। और ये हेटेरोजीनियस जिसमें कि एक सॉलिड यूज कर रहे हैं, एक लिक्विड यूज कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा है, वो एक अलग अलग है एक दूसरे से, फिर भी उनमें रिएक्शन करानी है, तो वो एज ए हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट भी यूज होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोपोली एसिड्स एंड हेटेरोपोली एसिड्स। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं आइसोपोली एसिड्स और हेटेरोपोली एसिड्स। अब बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो दिखते कैसे हैं ये। consists of polyhedrons sharing corners and edges with one another। जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, या तो वो कॉर्नर से जुड़े होंगे हर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से, या फिर एजेस से जुड़े होंगे। तो स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो। इन हेट्रोपोली मॉलिब्डेट्स और हेट्रोपोली टंगस्टेट्स, पर इन दोनों की बात करें, ईच molybdenum or tungsten atom is located at the center of an octahedron, each vertex of which is occupied by an oxygen। molybdenum और टंगस्टन जो मेटल होता है वो बीच में होता है, ऑक्टाहेड्रन के सेंटर में होता है, और वर्टेक्स ऑफ विच इज ऑक्युपाइड बाय एन ऑक्सीजन। और जो वर्टेक्स होता है इसका वो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होता है। ये अच्छा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, बड़ा सुंदर सा लग रहा है देखने में। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट को शो कर रहा है। बस एक, ये किसी एक का हम स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, ये किसी भी ऑक्टाहेड्रल बेसिक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं जब और आगे स्पेसिफिक ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करूंगी तब आपको एक एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के बारे में भी दिखाऊंगी कि वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब ये स्लाइड क्या बताता है हमें? There are a few requirements we have to check before categorizing an acid as a heteropoly acid। ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अगर हेटेरोपोली एसिड को आइसोपोली एसिड से कैरेक्टराइज करना हो, कैटेगराइज करना हो, तो हम कैसे जानेंगे? हेटेरोपोली एसिड में क्या होगा? इट शुड हैव अ मेटल, टंगस्टन या मॉलिब्डेनम या एक्सेट्रा, एंड ऑक्सीजन एटम्स, an element from the p block of the periodic table, and hydrogen atom that are acidic। ये आपका बेसिक कैरेक्टर होगा हेटेरोपोली स्ट्रक्चर का। अभी एक और स्लाइड मैंने इसके लिए बनाई है, इसमें और भी ज्यादा क्लियर होगा। एक मेटल चाहिए, ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए पी ब्लॉक से, और हाइड्रोजन एटम चाहिए जो एसिडिक। ये चार चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हेटेरोपोली एसिड होने के लिए और आइसोपोली एसिड से डिफरेंशिएट करने के लिए। मेटल एटम्स आर कॉल्ड एडेंडा एटम्स, ये भी मैंने बताया था। मेटल एटम्स एडेंडा एटम्स कहे जाते हैं, मतलब वो एक डंडे के आधार डंडा दिखा के सबको बैलेंस किए रहते हैं। मेटल एटम बीच में बैठ गया और सबको डंडा पकड़ाए हुए है चारों तरफ, चारों तरफ, इसको एडेंडा एटम्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोपोली एसिड्स। अब बेसिकली हम हेटेरोपोली एसिड्स की बात कर रहे हैं। 1:12 tetrahedral, 2:18 tetrahedral, 1:6 tetrahedral, 1:9 tetrahedral।
अब आप ये 4 तरह के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हेट्रोपोली एसिड्स के हैं। अभी आप सिर्फ इनका नाम ही सुनिए, क्योंकि जब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा कि ये क्या है एग्जैक्टली, ये शब्द कहना क्या चाहते हैं। फर्दरमोर, some examples of heteropoly acids include H3PW12O4, H6P2MO18O62 एक्सेट्रा। अब आप देखो ये दोनों कंपाउंड आपको दिखा रही हूँ मैं। एक मॉलिब्डेनम का हेट्रोपोली एसिड है। अब सबको दिख रहा होगा यहाँ मॉलिब्डेनम के 18 मॉलिक्यूल हैं, 18। अब सब देख सकते हो, अब थोड़ा इमेजिन करो कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा ये। MO18, यहाँ पे टंगस्टन 12 मॉलिक्यूल है टंगस्टन का। ऑक्सीजन के 40 एटम। फास्फोरस है H3 है, और यहाँ पर फास्फोरस 2 है, H6 है और O62। ये दो बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोपोली एसिड के। और आप देख सकते हो कि इसमें एक मेटल है, एक ऑक्सीजन है, पी ब्लॉक से एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन। ये चारों चीजें होनी जरूरी हैं और हेट्रोपोली एसिड की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एसिड? पहले डिस्कस होता चला आ रहा है, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। A polyacid is an acidic compound which forms from the combination of two acids via elimination of water molecule. Key difference between isopoly and heteropoly acids is that isopoly acids form from the combination of similar acids or anions, whereas heteropoly acids form from the combination of different acids or anions. ये एक समराइज है, आप बाकी तो सब कुछ जान चुके हो जो मैं आपको इस स्लाइड में बता रही हूँ। Therefore, isopoly acids have the same repeating unit and in heteropoly acids have different repeating units. ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बात वही कह रही है जो पहले की लाइनों ने कही है। आइसोपोली में जो यूनिट है वो सेम यूनिट रिपीट होता है, और हेट्रोपोली में डिफरेंट यूनिट रिपीट होता है। एग्जांपल्स ऑफ आइसोपोली एसिड्स इंक्लूड, अब अभी मैंने आपको हेट्रोपोली एसिड के एग्जांपल दिए थे, अब मैं आपको आइसोपोली एसिड के एग्जांपल देती हूँ। आइसोप्रोपाइल क्रोमेट, आइसोप्रोपाइल क्रोमेट, आइसोप्रोपाइल मॉलिब्डेट, आइसो सॉरी मैं प्रोपाइल पढ़ रही थी, सॉरी। आइसोपॉली आइसोपॉली क्रोमेट, आइसोपॉली मॉलिब्डेट, आइसोपॉली टंगस्टेट, आइसोपॉली वैनेडेट। अब आप सिर्फ इस सारे नाम से कितना इजी है समझना कि क्रोमेट है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड है, ये टंगस्टन का ऑक्साइड है, ये वैनेडियम का ऑक्साइड है। ये सब ऑक्साइड्स हैं और ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे आप एक दूसरे से मिलकर हाथ बांध लिए हैं और मिल करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको आइसोपोली एसिड्स कहा गया। और हेट्रोपोली एसिड के एग्जांपल्स में क्या है, देखिए ना तो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है आपको आइसोपोली एसिड में, ना ही आपको कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है। ये ध्यान देने की बात है, ना तो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, ना ही आपको कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है। क्रोमेट है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, मॉलिब्डेनम है, ऑक्सीजन है। बट हेट्रोपोली एसिड में हाइड्रोजन भी आ जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से भी आ जाता है, नॉन मेटल और टंगस्ट मेटल तो होता ही है, और ऑक्सीजन तो होता ही है। इसलिए बहुत आसान है डिफ्रेंशिएट करना इन दोनों को एक दूसरे से। इस स्लाइड में भी हम आपको इन दोनों में डिफरेंशिएशन, सिमिलरिटी, इन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। The following table summarizes the difference between isopoly and heteropoly acids. Isopoly versus heteropoly. Definition देखिए आप। Isopoly acids are inorganic acids, compounds which form from the combination of acids and same type. इसमें है different type. Similar repeating unit, इसमें different repeating unit. इसके एग्जाम्पल्स आइसोपॉलीक्रोमेट, आइसोपॉलीमॉलिब्डेट, आइसोपॉलीटंगस्टेट, और इसमें आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है टंगस्टन का, मॉलिब्डेनम का। तो आज की क्लास में
आपने क्या पढ़ा? आइसोपोली एसिड्स, हेटेरोपोली एसिड्स होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये किस किस स्ट्रक्चरल फॉर्म में होते हैं। जनरली आपने देखा कि हेटेरोपोली एसिड्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, आइसोपोली एसिड्स आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और ये यूज कहाँ होते हैं? केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट की तरह ये यूज होते हैं। बस इतना ही होता है आइसोपोली एसिड के बारे में। तो आपने आज की क्लास में मैंने आपको सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आइसोपोली एसिड्स, हेटेरोपोली एसिड्स के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया। और एनायंस का भी बिल्कुल सेम कंडीशन है कि आइसोपोली एनायंस, अगर एनायंस के कॉम्बिनेशन से बनता है तो आइसोपोली एनायंस कह देंगे, हेटेरोपोली एनायंस कह देंगे। अगर एसिड है, अगर उसमें बेस से मॉलिक्यूल करा के कोई सॉल्ट बनाओगे तो वो आइसोपोली सॉल्ट्स हो जाएंगे, हेटेरोपोली सॉल्ट्स कह दिए जाएंगे, बस। और कुछ भी नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक बार और मैंने इसको वही बात कह के समराइज करने की कोशिश की। पॉली एसिड इज एन एसिडिक कंपाउंड व्हिच फॉर्म्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसिड्स वाया एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। In summary, the key difference between isopoly and heteropoly acids is that isopoly acids form from the combination of similar anions. Same thing is here. Same thing is here. And every slide, at least 3 or 4 slides I have used to rememberize you all people about the difference between isopoly acids and heteropoly acids. अब हम जो डिस्कस करेंगे, अब वो मैन कुछ आइसोपोली और हेटेरोपोली एसिड्स को लेंगे, जैसे मॉलिब्डेनम का आपके सिलेबस में उसको लेंगे और उसको डिस्कशन करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। और आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। और नहीं आई होगी अगर, तो आप कभी भी फ्री हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।